हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी बच्चे इस वीडियो को ना देख पाए होंगे, इससे पहले के वीडियो से संपर्क नहीं कर पाए होंगे, काइंडली रिक्वेस्ट यू कि सभी लोग उससे कंसल्ट हो जाएं और जो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे जो प्रोवाइड किया है वीडियो, सारे वीडियो को रेगुलरली देखें और उससे समझें। मैंने पहले ही बता चुका है कि इंडियन ज्योग्राफी का जो भी विषय है उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को एक अच्छा मैप चाहिए। पेंसिल, कॉपी, नोटबुक लेकर बैठें और हर एक चीज़ों को बाय मैप पढ़ें, क्योंकि एक अच्छा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए निसंदेह रूप से आपको मैप की आवश्यकता होगी ही होगी। तो दोस्तों, पिछले क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, और वो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने कुछ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर रखी थी और वो 28 स्टेट्स में मैंने कुछ राज्यों का ब्यौरा भी आप लोगों को दिया था। और वो राज्य थे, जैसा कि मैं मैप में देख पा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद उससे जुड़े हुए नीचे उत्तराखंड के बारे में मैंने बताया था और फिर उत्तराखंड के बाद मैंने आप लोगों से उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रखी थी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं आज अपने दूसरे राज्य की तरफ, जिसका नाम होगा बिहार, अपना बिहार। तो दोस्तों, बिहार के बारे में पढ़ने से पहले मैं यहाँ बिहार ड्रॉ कर दे रहा हूँ और जो भी बच्चे बीपीएससी के लिए होंगे, बीपीएससी देने वाले होंगे, जेपीएससी देने वाले होंगे, तो बिहार स्पेशल के लिए ये बहुत ही अच्छी रहेंगी आपको। इसके अलावा जब मैं बिहार स्पेशल का कोर्स जब दूंगा तो उन सारे कोर्स में बीपीएससी से रिलेटेड और भी तथ्यों को मैं लाऊंगा, क्योंकि आज मैं चूंकि इंडियन ज्योग्राफी के पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया वो करके आपके लिए लाया हूं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बिहार। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं BH4 बिहार। अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं भौगोलिक दृष्टिकोण से। आप लोग नोट करेंगे और जानकारी रखेंगे। बिहार जो है, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो ये बिहार आपको मैप में दिख पा रहा होगा। अगर मैं मैप की तरफ लेकर चलूं आप लोगों को, तो बिहार के जस्ट उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है दोस्तों, ये है नेपाल का बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो बिहार का सटा हुआ जो उत्तर में देश है, कोई भारत का राज्य नहीं है बल्कि वो देश है जिसका नाम है नेपाल। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि बिहार के दक्षिण में है आपका झारखंड, ठीक है। अगर बिहार के पश्चिम की बात करूं तो बिहार के पश्चिम में आपको दिख रहा है यहां पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर बिहार के मैं पूर्व की बात करूं तो आपको स्पष्ट रूप से यहां दिख रहा है दोस्तों वेस्ट बंगाल। ये जो एरिया दिख रहा है, ये आपका एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। अर्थात यू कैन से कि जो आप बिहार है, बिहार के उत्तर में कोई भारतीय राज्य नहीं है बल्कि उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। बिहार के दक्षिण में मैं देखूं तो झारखंड, बिहार के पूर्व में मैं देखूं तो वेस्ट बंगाल और बिहार के पश्चिम में मैं देखूं तो यूपी। इसको मैं मैप में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये है आपका बिहार, अपना बिहार, और बिहार के उत्तर में मैंने बनाया नेपाल जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। बिहार के दक्षिण में मैंने बताया झारखंड, बिहार के पूर्व में मैंने बताया वेस्ट बंगाल और बिहार के पश्चिम में मैंने बताया उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये बिहार की भौगोलिक दृष्टिकोण से उसकी चौहद्दी थी। अगर मैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करूं तो बिहार का जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है। मैं उसे ड्रॉ करना चाहूंगा, ये उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं जनसंख्या दृष्टिकोण से बात करूं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अगर मैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करूं तो बिहार का स्थान है तीसरा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्थान कितना है, तो तीसरा। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कैवा है, तो अकॉर्डिंग टू एरिया में बात करूं तो 13वां स्थान है। अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूं तो वो पहला स्थान है बिहार का 1106 किलोमीटर, याद रखना है, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो याद रखना है 11, ये फर्स्ट है और इसका 1106, कहीं कहीं तथ्यों में आपका 1102 का भी उल्लेख किया जाता है, परंतु मैं बता दूं कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, आप दोनों कह सकते हो। तो मैंने तीन चीज आप लोगों को बताया दोस्तों। सबसे पहले बिहार का जो पॉपुलेशन था वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बिहार का स्थान है तीसरा। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो बिहार का क्षेत्रफल भारत में स्थान रखता है 13वां। अगर मैं जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूं अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो पूरा बिहार जो है पहले 2001 की जनगणना के अनुसार, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जनगणना जो होती है 10 साल पे होती है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय में
पॉपुलेशन डेंसिटी में पहला स्थान बिहार का था, जबकि अगर मैं इस बार की बात करूं करेंट की, तो 2011 का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अनुसार बिहार बाजी मार चुका है, आगे बढ़ चुका है और उसका पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वो पहला स्थान आ गया है। और दूसरे स्थान पे हो गया वेस्ट बंगाल। 2011 के अनुसार वेस्ट बंगाल पहले पे था, दूसरे पे बिहार, परंतु 2011 के अनुसार पहले स्थान पे अपना बिहार हो गया है और दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। एक पॉइंट आएगा, आप लोग का टॉपिक आएगा 2011 सेंसेक्स, 2011 सेंसेक्स 2011 की जनगणना, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो 3 पॉइंट बताया इसको दिमाग में रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर एरिया जो वर्ग किलोमीटर है, उस किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उन सारे व्यक्तियों की संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्षेत्रफल, ये सारा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं कुल जिले की बात करूं, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 38, यानी बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और सबसे बड़ा जिला जो है अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो गया। तो कुल जिलों की संख्या 38 और 38 और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है गया। अगर मैं राजधानी की बात करूं, मैं इसे हटा दे रहा हूं दोस्तों, अगर मैं राजधानी की बात करूं, कैपिटल ऑफ बिहार, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो सभी लोग परिचित होंगे, इसकी राजधानी है पटना, जिसे पहले इतिहास में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था और वही पाटलिपुत्रा जिसकी स्थापना उदयन ने की थी या उदयन ने की थी या उदयभद्र ने की थी। याद रखें दोस्तों, उदयभद्र के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, वो उदयन या उदयन के बारे में जानते हैं। उदयभद्र भी याद रखना है, इसी का नाम था। तो ये मैं इतिहास में बताऊंगा कि किस प्रकार पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयभद्र ने की थी और अस्थायी राजधानी किसने बनाया था, अस्थायी राजधानी किसने बनाया था। फिलहाल मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी बता रहा हूं, तो ज्योग्राफी में समझना क्या है कि इसकी राजधानी थी पटना, जिसे पाटलिपुत्रा के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावे जो इसकी राजधानी पटना है, जो सबसे बड़ा शहर है, अगर ये बिहार का सबसे बड़ा शहर बोल दिया जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हम लोग को जानकारी मिलेगी कि सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों, तो पटना है। इसके अलावे अगर बात किया जाए कि हमारी राजभाषा क्या है, अर्थात बिहार की राजभाषा क्या है, तो बिहार की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। अगर मैं इसके लैंग्वेज की बात करूं, मुख्य रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज, तो फर्स्ट नंबर पे आपका हिंदी और सेकेंड नंबर पे है उर्दू। ये याद रखना है दोस्तों। राजभाषा 2 मैंने बताया, फर्स्ट हिंदी, मैं यहां लिख दे रहा हूं फर्स्ट हिंदी, और सेकेंड जो है वो आपका है उर्दू। इसके अलावे अगर भाषा की बात करें तो हिंदी भी यहां पर चलती है। हिंदी के अलावे अंगिका भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मगही भाषा है और उर्दू है, इसके साथ मैथिली भी है। ये सारे भाषाओं का तालमेल है हमारे बिहार में। अगर मैं प्राकृतिक विभाजन के रूप में देखूं कि किस प्रकार भौगोलिक विभाजन इसका हुआ है, उसके दृष्टिकोण से अगर मैं बांटूं तो बिहार को 3 भागों में मैं बांट सकता हूं, जो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं दोस्तों। इसे मैं हटा दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जो भी बच्चे बीपीएससी के स्टूडेंट होंगे, जेपीएससी के स्टूडेंट होंगे, खासकर बीपीएससी इस बार अगर देना है 66 का, उसके लिए सारी चीजों को प्रिपेयर कर ले। और मैं बता दूं कि सिर्फ इसी से आप लोगों का बीपीएससी कवर नहीं होना है, बल्कि इसके अलावा मैं जब बीपीएससी स्पेशल लेकर आऊंगा तो उसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे, सारे तथ्य को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आता हूं, अगर मैं प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन का बात करूं, मैं यहां ड्रॉ करता हूं प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन। तो मैं देख पा रहा हूं कि बिहार को अगर मैं प्राकृतिक विभाजन और भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत बांटूं तो बेसिकली मैं इसे 3 पार्ट्स में बांट सकता हूं। फर्स्ट है उत्तर का पर्वतीय और तराई क्षेत्र, मैं लिख दे रहा हूं उत्तर का पर्वतीय और तराई क्षेत्र, पर्वतीय और तराई क्षेत्र। दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो उसके नीचे आएंगे तो मध्य का विशाल मैदान, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं मध्य का विशाल मैदान। अगर तीसरे कड़ी के रूप में बात करूं तो तीसरा पॉइंट होगा दक्षिण का पहाड़ी किनारा, मैं यहां लिख दे रहा हूं दक्षिण का पहाड़ी किनारा। जैसा कि आपको मैं मैप में बता दूं कि ये जो बिहार है, ये बिहार राज्य के उत्तर में जो आप देख पा रहे हो, ये बिहार राज्य का जो पहला पॉइंट है, इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय, हिमालय पर्वत जो आपको दिख रहा है, इसके क्षेत्र को हम लोग यहां लिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और ये पर्वत क्षेत्र के जस्ट नीचे का जो क्षेत्र होगा उसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं, जो दलदली रूप में पाया जाएगा। मैं अभी ड्रॉ करूंगा, बताऊंगा इसको और क्लियर, मैं मैप के साथ आपको जोड़ दे रहा हूं। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो आप ये देख पा रहे हो, तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उसके जस्ट का नीचे का भाग जो होगा वो तराई क्षेत्र होगा। इसके साथ साथ
साथ जब मैं बिहार के मध्य वाले बिहार का बात करूं, जहां पर बीचों बीच गंगा नदी बहती है, अपनी पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और ये गंगा नदी जो बीचों बीच बिहार को दो भागों में विभाजित कर रही है, तो इसके द्वारा जो मैदान बनेगा, और भी इनकी सहायक नदियां जो मैं आगे चर्चा करूंगा, तो ये मध्य का जो क्षेत्र आपको दिखेगा, ये मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं मैप से, यानी ये उत्तर का क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र, उसके नीचे का क्षेत्र तराई का क्षेत्र होगा, और उसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो बीच के क्षेत्र को मैंने बोला मध्य का विशाल मैदान, जो नदियों के सहारे मैदानों का निर्माण होगा। इसके अलावा मैं दिखा पा रहा हूं यहां दक्षिण में, दक्षिण बिहार के दक्षिणी भाग में दक्षिण का पहाड़ी किनारा, मतलब ये जो दक्षिण का पहाड़ी किनारा, आपको बता दूं कि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, मतलब दैट यू कैन से 15 नवंबर 2000 यानी 15 नवंबर 2000 पहले की घटना के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये झारखंड बिहार के अंतर्गत ही आया करता था। और ये जो दक्षिण बिहार का हिस्सा है या झारखंड के उत्तर झारखंड का जो हिस्सा है, ये पूर्णतः पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। परंतु मैं अगर आज के डेट में बात करूं तो बिहार का जो दक्षिणी सिरा है, ये वाला जो मैं मैप में दिखा पा रहा हूं आपको, तो उसे मैं कहूंगा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। मतलब दोस्तों मैंने बिहार को 3 भागों में प्राकृतिक विभाजन के रूप में दिखाया। उत्तर भारत का क्षेत्र को मैंने कहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे वाले क्षेत्र को मैंने कहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र, और उसके बीच वाला जो गंगा नदी जो बीचों बीच बांट रही है उसको मैंने कहा मध्य का विशाल मैदान, और दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है उसको मैंने कहा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है, तीनों चीजों के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। तो फिलहाल मैं उठाता हूं इस पॉइंट को, उत्तर का पर्वतीय और तराई क्षेत्र। दोस्तों मैं अविनाश चंद्र आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में देने के लिए इस बार कैपेबल होंगे, अन्यथा अगर आप मेंस के लिए भी होंगे तो पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ये बहुत हद तक आपको कंसेप्ट को क्लियर करेगा। इसके अलावा मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बीपीएससी के लिए मैं अलग से कोर्स लाऊंगा, जहां पर आप बीपीएससी पूरे सहज रूप से आप जानकारी हासिल कर पाएंगे, और बिहार से रिलेटेड इतिहास, बिहार की इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सारी चीजों के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, उत्तर का पर्वतीय और तराई क्षेत्र। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप देख रहे हो ये हिमालय वाले क्षेत्र में, वहां पर एक श्रेणी है जिसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी, जो मैं नोट कर दे रहा हूं। ये पहले पॉइंट को मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर, और इस पहले पॉइंट का जो है आधार बेस उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत जो मैं बता रहा हूं आपको उसका नाम मैंने लिया सोमेश्वर श्रेणी। मैं यहां लिख दे रहा हूं सोमेश्वर की श्रेणी। और इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको कभी क्वेश्चन डिस्कशन में भी बताऊंगा। तो यह क्षेत्र जो है सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अगर हम लोग बात करें, अभी मैंने बताया था कि ये पर्वतीय क्षेत्र जो आप देख रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जस्ट उसके नीचे आएंगे तो वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और मैंने अभी बताया कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है सोमेश्वर की श्रेणी है, अर्थात यू कैन से आप कह सकते हो कि जो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अर्थात सोमेश्वर की जो श्रेणी है उसके दक्षिण वाला जो पार्ट होगा वो तराई क्षेत्र होगा। मतलब सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र है। तो आप कह सकते हो कि सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक दलदली क्षेत्र है। दलदली मतलब जहां पर पेटी होगा, जहां पर बहुत सारा पानी क्या बहुलता होगा, तो यह एक दलदली क्षेत्र है जहां घने घने वृक्ष पाए जाते हैं, काफी डेंस बड़े बड़े वन पाएंगे। जेट फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो साल वगैरह का, है ना। तो सोमेश्वर श्रेणी के जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाघ अभ्यारण्य जहां पर बाघ पाया जाता है वो है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, ये क्या है? बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों अभ्यारण्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जाहिर सा बात है, मैंने बताया कि तराई वाला क्षेत्र जो दलदली होगा, तराई वाला क्षेत्र क्या होगा? दलदली होगा। इस दलदली क्षेत्र में बहुत सारे विशालकाय, बहुत सारे वन पाए जाएंगे, बहुत सारे डेंस वन पाए जाएंगे, और इस डेंस वन में बब्बर शेर रहेंगे, और ये बाघ की उपयोगिता, बाघ की यहां पर प्रचुरता होगी। और यहां पर है एक बाघ अभ्यारण्य जिसका नाम है वाल्मीकि नगर। तो सोमेश्वर श्रेणी के जंगलों में जो प्रदेश का इकलौता बाघ अभ्यारण्य है, उस बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है दोस्तों? वाल्मीकि नगर, जो बिहार में है। ओके, ये मैंने पहला पॉइंट के बारे में बताया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ प्रस्थान करता हूं, जो है मध्य का विशाल मैदान। तो मैं चाहूंगा इसको हटा दूं, आप लोगों ने नोट कर रखा होगा। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं, और वो दूसरा पॉइंट है मेरा सेकेंड नंबर, मध्य का विशाल मैदान। जैसा कि मैंने बताया कि बीचों बीच जो गंगा नदियां हैं उससे रिलेटेड जो मैदान बनेंगे उसी को मैंने कहा मध्य का विशाल मैदान। तो मध्यवर्ती विशाल मैदान जो है बिहार के लगभग 95% भाग, याद रखना दोस्तों, कितना बताया मैंने? 90% भाग, है ना।
90% भाग को समेटे हुए, मतलब टोटल 95% भाग पे ये मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर भौगोलिक तौर पर इसे अलग अलग भागों में बांटा जाए तो मैं अलग अलग भागों में इसको बांट सकता हूं। जैसे एग्जांपल में ले लिया एक तराई क्षेत्र, मतलब इसमें भी कुछ दलदली क्षेत्र होंगे। दूसरा मैं ले लूं तो बांगर या भांगर क्षेत्र बोल सकते हो आप, बांगर या भांगर क्षेत्र, मतलब ये जो होगा वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी पुराने जलोढ़ प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। और मैं तीसरा पॉइंट इसको बांट लूं तो आप बोल सकते हो कि मैं ले लूं खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी बता रहा था कि ये जो है मध्य का विशाल मैदान, और इस मध्य के विशाल मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया। और वो 3 भाग कौन कौन सा मैंने बताया, तो मैंने पहला बोला तराई क्षेत्र। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ये तराई क्षेत्र क्या होगा, दलदली क्षेत्र होगा जहां पानी की बहुत आयत मात्रा में पाए जाएंगे। इसके अलावा मैंने बताया बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र कैसा होगा, बांगर या भांगर आप बोल सकते हो, पुराने जलोढ़ प्रदेश होंगे। जब आप पढ़ोगे जलोढ़ मिट्टी तो भारत में कुल सबसे ज्यादा परसेंट जो मिट्टियों का पाया जाता है वो है एलुवियल सॉइल, है ना। और वो एलुवियल सॉइल जहां पर काफी ज्यादा उर्वरता क्षमता होती है, और वो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के मध्य क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जो मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा। तो जलोढ़ मिट्टी जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें भी 2 भाग बटा होता है, बांगर और खादर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, फर्स्ट इज कॉल्ड बांगर एंड सेकंड इज कॉल्ड खादर। तो उसी तरह मैं अगर प्रदेश की बात करूं, मिट्टी को हटाकर शब्द का थोड़ा तालमेल करूं, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि जो आप जलोढ़ प्रदेश बोल रहे हो उस जलोढ़ प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक ऐसा क्षेत्र था जो बांगर था, बांगर, और दूसरा ऐसा क्षेत्र था जो खादर होगा। जाहिर सा दिमाग में अगर ना आए तो बहुत से याद रखना दोस्तों, बांगर मतलब बासी, बासी होता है ना, आप खाते हो बासी चीज, जो बसियोड़ा होता है, बासी बोलते हैं, जो पुराने चीज होते हैं, तो वो पुराने चीजों में फंगस वगैरह हो जाता है, बुरा लगता है खाने में, तो बांगर मतलब हो गया पुराना चीज, तो आप बोल सकते हो ये पुराने जलोढ़ प्रदेश। ओके, अगर आपको लगे खादर मतलब खाने वाला, टेस्टी, फ्रेश, ब्रेड लेने जाते हो दुकान, क्या बोलते हो, फ्रेश है ना भैया, बासी तो नहीं ना, तो फ्रेश जो होगा वो फ्रेश क्या हो गया, खादर, खा मतलब खाने वाला। अगर समझ में आए तो सही है, नहीं समझ में आए तो फिर मैं एक मिट्टी का चैप्टर आएगा सॉइल, उसके बारे में बताऊंगा तो सारा क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं अपने बिहार के संदर्भ में जो बात कर रहा हूं उसमें बात करूं, जो मध्य का विशाल मैदान है उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। एक था तराई क्षेत्र, दूसरा था बांगर या भांगर क्षेत्र, और तीसरा था आपका खादर क्षेत्र। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूं। अब ये जो तीसरा आप देख रहे हो, तराई क्षेत्र के बारे में बताया, बांगर बता दिया, पुराने जलोढ़ प्रदेश, खादर प्रदेश। ये जो खादर क्षेत्र आप देख रहे हो, ये खादर क्षेत्र जो है ये बेसिकली जो इसका विस्तार, एक्सटेंशन जो है वो गंडक से कोचिन नदी के बीच तक का है ना। तो गंडक से कोचिन नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, खादर क्षेत्र। और ये सारे उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम। प्रत्येक वर्ष यहां पर बाढ़ आती है, जो प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र काफी सरप्लस प्रोडक्शन देता है, अर्थात उपजाऊ होता है, परंतु इसी बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में तबाही के कगार पर, मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, तबाही के क्षेत्र में, मतलब जब ज्यादा बाढ़ आएगी, जब ज्यादा पानी का मात्रा आएगा तो वो बाढ़ भी तो लेकर आएगा, मतलब सिक्के के 2 पहलू, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव भी चीज देखने को मिलेगी। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रत्येक वर्ष आने वाली जो बाढ़ होता है उस बाढ़ के कारण क्या होता है कि यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन इसी बाढ़ के कारण कभी कभी यह क्षेत्र काफी तबाही के कगार पर खड़ा होता है। एक बात आपको बता दूं, फैक्ट है, नोट कर लेना बच्चों, कि राज्य की जनसंख्या का 76%, बिहार की राज्य की जनसंख्या का कुल 76% जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। कितना मैंने बताया, 76% किससे जुड़ा है भाई, तो एग्रीकल्चर से, है ना, एग्रीकल्चर से। यानी बिहार राज्य के टोटल जो परसेंटेज है 76% जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं अब आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए अभी मैंने चर्चा किया था एक नदी का, जिस नदी का नाम था गंगा, और मैंने बताया था गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां हैं जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को डाइवर्ट करती है, तो वो डिवाइड करने वाली नदियों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि बीचों बीच की जो नदियां हैं उस नदी का नाम क्या था, तो गंगा था, जो भारत की सबसे लंबी नदियों में से भी एक है, और गंगा पे ही सबसे बड़ा सड़क पुल हुआ करता था, जो महात्मा गांधी सेतु पुल के नाम से जाना जाता था। परंतु आज के डेट में भूपेन हजारिका, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ब्रह्मपुत्र में स्थापित है, उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं बिहार की तरफ प्रस्थान करता हूं। तो बिहार में गंगा नदी जो है बीचों बीच, ये आप देख पा रहे हो, ये बीचों बीच बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर मैं उत्तर बिहार की बात करूं, ये बिहार के उत्तरी क्षेत्र का बात करूं, उत्तर बिहार का बात करूं, तो जैसे कुछ नदियों का नाम मैं लिख दे रहा हूं, यहां से कुछ एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने लिया बागमती हो गया, कमला हो गया, मैं लिख दे रहा हूं कमला, फिर कोशी हो गया, है ना, ये मैं उत्तर बिहार की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक ले लो आप, गंडक ले लो आप, घाघरा ले लो आप, है ना, ये सारी नदियां। इसके अलावा और भी जैसे महानंदा,
महानंदा ले लो आप, अधवारा नदी ले लो आप, है ना, अधवारा नदी ले लो। ये सारी नदियां जो आपको दिख रहा है और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इस सहायक नदियों के द्वारा जो है समतल मैदान का निर्माण हुआ है। एक और चीज बता दूं कि बिहार की वांगहो नदी किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, बिहार की वांगहो। वांगहो मतलब क्योंकि वो असम को कोरिलेट किया है जो ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कहना चाह रहा है, इसलिए ये बता रहा है। अर्थात या फिर आप बोल सकते हो बिहार की शोक, बिहार की शोक या बिहार की वांगहो नदी। वांगहो नदी किसे कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये कोसी को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नदियों का नाम लिखा, जैसा आप देख पा रहे हो यहां पर। बागमती मैंने लिखा, कमला मैंने लिखा, कोसी लिखा, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, महानंदा, और इसके साथ साथ कुछ नया नाम भी आपको दिख रहा होगा, अधवारा। ये सारी नदियां जो दिख रहा है आप लोगों को, और इसके द्वारा जो समतल मैदान का निर्माण किया, ये उत्तर बिहार का। इसके बाद मैं और भी कुछ नदियों का नाम लिख दे रहा हूं अलग से, और वो है आपका सोन, इधर मैं लिख दे रहा हूं पुनपुन, जो दक्षिण बिहार से आपको दिखेगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा। ये सारा नदी जो मैं बता रहा हूं ना, वो दक्षिण से आएगा ना, कर्मनासा। एक और नदी है अजय, अजय नदी है, कायक्यूल नदी है, अजय, क्यूल, चंदन, है ना। इसके अलावा आप वडुआ, चीर, वडवा, चीर, ये सारे क्या है दोस्तों, ये नदी का नाम है ना। ये उत्तर बिहार की नदियां और ये दक्षिण बिहार की नदियां, मतलब दक्षिण से और से मिलने वाली नदियां। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आप देख लो, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, घाघरा है, महानंदा है, कमला है, बागमती है, सब है। अधवारा बहुत कम एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, कर्मनासा है, और कभी कभी क्यूल पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा डीप अगर पूछा जाए तो अजय नदी भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया, ये सारी सहायक नदियां और नदियों के बारे में मैंने चर्चा किया जो बिहार से रिलेटेड है। अगर मैं बिहार के दक्षिणी भाग में चर्चा करूं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो झारखंड का क्षेत्र हुआ करता था, तो बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो झारखंड, छोटा नागपुर का पठार आप लोग जान रहे होंगे, जो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफी अव्वल दृष्टि रखता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को हम लोग अलग उपाधि भी नाम देते हैं। तो मैं इसे हटा दे रहा हूं दोस्तों। अभी मैं चर्चा कर रहा था छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत की रूर कहते हैं, भारत की रूर। एक्चुअल में जर्मनी में एक जगह है रूर, जो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से जाना जाता है। दोस्तों एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि सर कुछ प्रश्न पूछे थे मैनचेस्टर से संदर्भ में, कि मैनचेस्टर क्यों कहते हैं। मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है कमेंट में। और आप लोगों को भी अगर कुछ किसी भी तरह में प्रॉब्लम हो, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रश्न के लिए मैं तैयार हूं। तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी प्रश्न आपके जहन में आए, आप जरूर से जरूर लिखें, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको सॉल्व कर दूं। तो भारत का रूर प्रदेश, चूंकि यहां खनिज संपदा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर को पठार कहते हैं, जो झारखंड से रिलेटेड मैं पढ़ूंगा। फिलहाल मैं आता हूं कि जो बिहार का दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार, जिसमें अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में है, और उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। अगर बिहार को मैं बांट दूं, तो उत्तर में नेपाल की श्रेणी है, और इसके दक्षिण में झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, अगर मैं बाय मैप बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं बिहार का। बिहार के उत्तर में अगर बोलूं तो कौन सी है, नेपाल श्रेणी, जो हिमालय का पार्ट्स है। बिहार के दक्षिण में बोलूं तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं पहाड़ी भागों के बारे में बात करूंगा, पर एक बात आपको बता दूं कि जो उत्तर में हिमालय पर्वत है, ये उत्तर में हिमालय पर्वत जो आपका दिख रहा है, ये बेसिकली नेपाल श्रेणी का हिस्सा है। अब ये नेपाल श्रेणी क्या है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेपाल श्रेणी का हिस्सा है, तो मैं नेपाल श्रेणी, देखो मैं बता रहा हूं कि ये जो मैंने उत्तर का बारे में बताया, ये कौन सा बताया मैंने, नेपाल श्रेणी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, नेपाल श्रेणी। तो नेपाल श्रेणी देखो दोस्तों, जब आप लोग हिमालय पढ़ोगे, हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम जोर आलय, मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ। देखो मैं लिख दे रहा हूं, हिम जोर आलय, मतलब हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। मतलब घर किसका, हिम का, बर्फ का। तो बर्फ का घर को हिमालय कहते हैं। ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन और एक चैप्टर आएगा, जब चैप्टर में मैं बताऊंगा, तो हिमालय को अलग अलग दो भागों में बांटूंगा, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, जिसमें ट्रांस हिमालय होगा, ग्रेट हिमालय होगा, मिडिल हिमालय होगा, और शिवालिक हिमालय होगा। लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सिडनी बुर्राड। याद रखना दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया जो आपके मेंस में भी काम आ सकता है, पीटी में भी काम आ सकता है, डीपली जितने भी एग्जाम होंगे उसमें काम आ सकता है। मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया सिडनी बुर्राड। ये सिडनी बुर्राड ने
नदियों को आधार मानकर बेसिकली हिमालय को 4 भागों में बांटा। सिडनी बुर्रार्ड ने नदियों को आधार मानकर 4 भाग में बांटा, और वो 4 भाग कौन कौन सा था आप जैसा देख पा रहे हो मैप में, ये मैप में देख पा रहे हो। तो ये जो प्रारंभिक का क्षेत्र है हिमालय वाला, इस हिमालय वाले क्षेत्र को नाम दिया गया कश्मीर या पंजाब हिमालय। उस एरिया में पड़ने के कारण इसका नाम दे दिया कश्मीर और पंजाब हिमालय, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा उत्तराखंड वाले एरिया में, तो इसका नाम पड़ा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो इसके बाद वाला पार्ट जो मैं देख पा रहा हूं वो है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और लास्ट का जो मैं आगे आ जाऊं तो इधर वाले पार्ट्स को मैंने कह दिया असम हिमालय, असम हिमालय। दोस्तों मैंने हिमालय के वर्गीकरण के संदर्भ में जो आपको बता रहा हूं ये मैं फिर से बताऊंगा उस चैप्टर में। फिलहाल एक शब्द है नेपाल की श्रेणी, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि नेपाल श्रेणी क्या होगा, तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर देना उचित समझता हूं। तो मैंने अभी बताया कि अगर हिमालय को मैंने हिमालय हो गया, हिमालय को अगर मैं 2 भागों में बांट दूं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। अगर एक भाग में मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा ट्रांस हिमालय, इसको मैंने ग्रेट हिमालय, इसको मिडिल या शॉर्ट हिमालय बोल सकते हो, है ना, और इसको मैंने शिवालिक हिमालय कहा। इसके बारे में और चर्चा करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति थे सिडनी बुर्रार्ड, और ये सिडनी बुर्रार्ड ने नदियों को आधार मानकर इसको 4 भागों में विभाजित किया। और वो हिमालय को 4 भागों में जो विभाजित किया, पहले वाले का नाम दिया कश्मीर या पंजाब हिमालय, चूंकि इस एरिया में था कश्मीर पंजाब वाले क्षेत्रों में। दूसरे वाले का नाम दिया कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुमायूं वाला क्षेत्र था, कुमायूं हिमालय नाम दिया। और उसके बाद वाला जो पार्ट था वो था नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय दैट मीन्स ये जो मैं दिखा पा रहा हूं नेपाल हिमालय। और उसके बाद जो असम वाला क्षेत्र था वो था असम हिमालय। तो मैं जो अभी बता रहा हूं बिहार का ये वाला उत्तरी वाला क्षेत्र वो किस श्रेणी में है, नेपाल की श्रेणी में है। अब मैं आगे आता हूं कुछ पहाड़ी भाग जिसका नाम आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत पाए जाएंगे, तो उस पहाड़ी राज्यों के पहाड़ी भागों के बारे में मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं, अच्छे से समझना, अच्छे से जानना। दोस्तों मैं हटा दे रहा हूं इसे। चलो दोस्तों मैं चलता हूं पहाड़ी भाग में, हेडिंग ही दे देता हूं पहाड़ी भाग। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं बताऊंगा। पहाड़ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, नदियां किसे कहते हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, सारी चीजों की व्याख्या करूंगा। बच्चों एक एक चीज मैं बताऊंगा। जो भी चीज आपके दिमाग में प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही हो तो क्योंकि आपकी एनर्जी ही मेरी एनर्जी है, तो आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड होगा और आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो जितने भी बच्चे होंगे इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्रांति के रूप में शेयर करें, ताकि मैं हर एक छोटे से बड़े पहलुओं को आप लोगों को क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों मैं चलता हूं पहाड़ी भाग। उस पहाड़ी भाग में कुछ नाम है जो आप लोग जानते भी होंगे, घूमने भी गए होंगे, तो उस नाम को मैं लिख रहा हूं। जैसे मैं ले रहा हूं राजगीर, बहुत लोग जानते होंगे, घूमने भी, मैं भी गया हूं घूमने, राजगीर। इसके अलावा मैं ले लूं बराबर, बराबर की पहाड़ी है ना, गुफा वगैरह है, देखना आप। इसके बाद बटेश्वर, फिर आप देख रहे हो कैमूर, ठीक है, कैमूर। इसके अलावा है ब्रह्मयोनी, ब्रह्मयोनी। इसके आप ले लो प्रेतशिला, प्रेतशिला है ना, प्रेतशिला, याद रखो, शिला नाम की लड़की थी उस पर प्रेत लग गया, ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है दोस्तों, प्रेतशिला। इसके अलावा रामशिला, शिला के साथ किसका संबंध था, राम, मतलब राम और शिला अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है। रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी, कैमूर, बटेश्वर, बराबर और राजगीर। तो ये सारे चीजों जो मैंने लिखा, मैंने बताया, ये है पहाड़ी भाग। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राजगीर कहां है, तो पहाड़ी भाग में, पहाड़ी भाग मतलब बिहार वाले क्षेत्र में, बराबर कहां है तो बिहार में, बटेश्वर कहां है बिहार में, कैमूर कहां है बिहार में, ब्रह्मयोनी कहां है बिहार में, प्रेतशिला कहां है बिहार में, रामशिला कहां है तो बिहार में। बिहार में जो दलदली क्षेत्र होते हैं उस दलदली क्षेत्र को प्रायः चौर कहा जाता है। जो बिहार में दलदली क्षेत्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है, चौर। देखो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जो बिहार का जो भी दलदली क्षेत्र होगा, जहां पानियों की मात्रा ज्यादा होगी, उस दलदली क्षेत्र को मैंने क्या कहा, चौर। ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार के दलदली, जहां पर पानी की मात्रा होंगे ज्यादा, दलदली क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो चौर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे पॉइंट की तरफ व्याख्या करने के लिए चलता हूं। तो दोस्तों बिहार का इतिहास अपने आप में एक इतिहास की भावना रखता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्मभूमि है हमारा बिहार। और इस बिहार में ना जाने कितने महापुरुष जन्म लिए और पूरी दुनिया को, पूरी विश्व जगत को अलग अलग व्याख्या देकर अपनी आप के प्रेजेंटेशन को
साबित किए। तो मैं आगे चलता हूं कुछ और नामों के साथ, जैसा मैं नाम लिख दे रहा हूं पटना, और मैं पटना के साथ नालंदा, कुछ और भी नाम लिख रहा हूं नालंदा। दोस्तों यहां एक पॉइंट बनेगा, पटना, नालंदा और मुंगेर, ठीक है। तो पटना, नालंदा और मुंगेर जिलों में जल जमाव का जो क्षेत्र होता है, मतलब इस सारे क्षेत्रों में क्या होता है, जल जमाव, जो वाटर होते हैं वो वाटर क्या होता है, जम जाते हैं। जब जल जमाव हो जाता है तो इस जल जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ताल क्षेत्र। बोलते ताल है, ताल टाल ताल, है ना, तो ताल क्षेत्र। अभी मैंने चौर लिखा था दलदली वाले क्षेत्र को, अभी मैं बोल रहा हूं कि पटना, नालंदा और मुंगेर में लोकल लैंग्वेज बोला जाता है कि जल जमाव वाला जो क्षेत्र होगा, जहां पानी जमाव होगा, उस क्षेत्र को मैंने क्या कहा, ताल क्षेत्र। अब मैं चलता हूं आगे सिंचाई के दृष्टिकोण से। अकॉर्डिंग टू इरिगेशन, अगर मैं सिंचाई के रूप में अगर बात करूं, अगर मैं सिंचाई की ओर बात करूं तो सिंचाई के दृष्टिकोण से बिहार की कुछ महत्वपूर्ण नहरें हैं, उस महत्वपूर्ण नहरों को जानना आवश्यक है। दोस्तों सिंचाई के दृष्टिकोण से बिहार की महत्वपूर्ण नहरें, जैसे मैं दे रहा हूं सोन नदी, याद रखना सोन। इसके अलावा है आपका त्रिवेणी नहर कहां है, तो आप बोलोगे बिहार में। गंडक नहर कहां है, तो बिहार में। कोसी नहर कहां है, तो बिहार में। कमला नदी कहां है, कमला नहर कहां है, तो बिहार में। इसके बाद बडवा एक जलाशय है, बडवा जलाशय, जहां पर पानी एकत्रित हो जाता है, जो नहर के रूप में ही काम करेगा। तो ये सारे आप देख पा रहे हो कहां है, बिहार में, ठीक है। चलो दोस्तों मैं आगे अपने पॉइंट की ओर चलता हूं। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ोगे इससे रिलेटेड एनएच, नेशनल हाईवे, जब आप लोग पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे परिवहन, तो उस परिवहन के अंतर्गत वायु मार्ग आएंगे, स्थल मार्ग आएंगे, जल मार्ग आएंगे और पेट्रोलियम या पाइपलाइन मार्ग आएंगे। तो उसके अंतर्गत मैं जो चर्चा कर रहा हूं एनएच, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि बिहार के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण एनएच है जो बिहार से कोरिलेट हैं। तो मैं लिख रहा हूं NH2, याद रखना दोस्तों NH2, इसके हवाले NH19, इसके अलावा NH28 और इसके अलावा NH31। तो ये मैंने 4 लिखा है, चारों को दिमाग में रखना दोस्तों। 2, 19, 28 और 31, ये जो आप देख पा रहे हो ये नाम किसका है दोस्तों, तो NH का। ये कहां है, बिहार से रिलेटेड है, याद रखना दोस्तों, बिहार से रिलेटेड NH है। 2, 19, 21, 28 एंड 31। फिर से मैं बोल रहा हूं 2, 19, 28, 31, 2, 19, 28 और 31। इसके अलावा मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले मतलब प्रीवियस में पूछे हुए बीपीएससी के प्रश्न है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं आप लोग को, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देखो दोस्तों, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, ये बेसिकली सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप भारत के संदर्भ में बात कर लो, तो ये भारत के संदर्भ में अगर बात कर लो, तो आप देख पा रहे हो यहां पर दिल्ली का इलाका है और यहां पर आपका मुंबई का क्षेत्र है। ऑलमोस्ट में पोलियो ओरिएंटेड भारत है, आप लोग जान ही रहे हो शुरू से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये वाला जो पार्ट्स आप देख पा रहे हो जस्ट लाइक चेन्नई, और ये वाला जो पार्ट देख पा रहे हो ये कोलकाता, ठीक है। मैंने 4 नगरों का नाम लिया, और वो 4 नगर कौन कौन थे, तो 4 नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। मैं यहां लिख दे रहा हूं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये मैं जो 4 महानगर का नाम लिया, ये 4 महानगर जो आप देख पा रहे हो, ये 4 महानगर को जोड़ने वाले जो सड़क परियोजना है उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आप देखोगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किस मार्ग को जोड़ता है, तो सड़क मार्ग को, है ना। भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। याद रखना दोस्तों, कौन कौन सा मैंने बोला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता। आप इधर से भी ले सकते हो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जहां से लेना है ले लो दोस्तों। मैंने बस फिगर ड्रॉ कर दिया आप लोगों को। तो 4 भारत के बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और आपको बता दूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ही जो कुछ हिस्सा जो है वो बिहार में पड़ता है। याद रखना है, बिहार में कुछ हिस्सा इसका पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं सड़क परिवहन के अलावे अगर मैं थोड़ा जल परिवहन की बात करूं, वाटरवेज के बारे में बात करूं, तो महत्वपूर्ण जल परिवहन में पहला नंबर जो आता है WH1 जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है इलाहाबाद से हल्दिया। आप लोग जानते होंगे, अवगत होंगे, जो गंगा नदी पर है। मैं इसे हटा दे रहा हूं, या फिर इस तरफ में लिख दे रहा हूं। अगर मैं जल परिवहन के बारे में बात करूं, तो जल परिवहन के अंतर्गत WH1 जो है, इस 1 के अंतर्गत आता है जिसे नाम दिया गया इलाहाबाद से हल्दिया।
याद रखना दोस्तों, NH-WH1 सॉरी, इलाहाबाद टू हल्दिया। तो ये जो इलाहाबाद से हल्दिया का क्षेत्र आप देख पा रहे हो जो गंगा नदी में है, ये कहां से होकर गुजरती है? तो ये आपका बिहार से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर आप वायु परिवहन का बात करो तो आप लोग जान रहे हो गया में है इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, पटना में भी है, जिसका पटना वाला ज्यादा पूछता है दोस्तों। पटना वायु अड्डा या पटना जो आपका है वायुयान या वायु अड्डा का नाम क्या है, हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जेपी, जयप्रकाश नारायण, जेपी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। कई दफा बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो याद रखना दोस्तों। अब मैं चलता हूं ज्योग्राफी के साथ साथ इसके कुछ इतिहास के संदर्भ में। अब मैं जो बात कर रहा हूं मैं इसे हटा देना चाहूंगा और आप लोग नोट कर लेना, मैप रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर समझ में आए नहीं समझ में आए सारा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बताना। और अगर अच्छा लगे दोस्तों, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी, तो आप जितना अच्छा करोगे मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और अब मैं आगे चलता हूं तो जब इसका हिस्ट्री में आते हैं, अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं मतलब बिहार के इतिहास की बात करूं, तो बिहार नाम का जो प्रादुर्भाव हुआ अर्थात जो बिहार नामकरण हुआ, वो जो बौद्ध सन्यासी के ठहरने का स्थान होता था विहार, मैं यहां लिख दे रहा हूं विहार। ये विहार जो था बौद्ध सन्यासियों का रुकने का स्थान था विहार, और इसी बिहार के नाम पर पड़ा अपना बिहार। ठीक है। इसके अलावा आप जान लो कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं बिहार, BH मतलब बिहार दिवस 22 मार्च 1912। याद रखना 22 मार्च को मनाया जाता है ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसके राज्य का जो दर्जा मिला था वो आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो इसे राज्य का जो दर्जा हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मैंने अभी क्या क्या बोला इसके इतिहास के संदर्भ में कि बिहार का प्रादुर्भाव जो हुआ था, प्रादुर्भाव वो हुआ था कि उसका नामकरण पड़ा यहां बौद्ध सन्यासियों के रहने के कारण बिहार जगह से बिहार। इसके अलावा बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च। ठीक है, और ये 22 मार्च 1912 को ही, आपको बता दूं कि मेरे कुछ दोस्त लोग थे जब 22 मार्च के दिन ही मेरा नाम लिस्ट कर दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय मौजूद थे और ये गांधी मैदान का ही बात था, और अचानक से मेरा नाम उसमें पब्लिश कर दिए थे। मुझे भाषण देना था, लेक्चर देना था, और वो था बाल श्रम। और वो बाल श्रम पे मैंने भाषण दिया था, लाइव चल रहा था, वो लाइव टेलीकास्ट था, और मैंने उसमें मैं सेकंड प्राइज मुझे प्राप्त हुई थी। और मैंने काफी अच्छे से, जबकि मेरी तैयारी भी फुलफिल नहीं थी, बट अपने प्रेजेंट ऑफ सेंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था। एनीवे, मैं अब चलता हूं अपने पॉइंट की ओर, और वो पॉइंट होगा ये। सबसे पहले मैंने बताया कि 22 मार्च 1912, चूंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक रूप से ये कर दिया गया। अब मैं चलता हूं इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में। 12 दिसंबर, देखो आप, मैं यहां लिख दे रहा हूं 12 दिसंबर 1911, यानी 12 दिसंबर। डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखना ईस्वी, है ना। 12 दिसंबर 2011, सॉरी 2011 नहीं, ये ठीक था 1911, सॉरी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित होता है शाही दरबार। आप लोग जानते होंगे 1911 दिल्ली दरबार। तो शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को, मैं यहां लिख दे रहा हूं बिहार और उड़ीसा, दो राज्य मैंने लिया, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई थी। और इसी घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912, मैं लिख दे रहा हूं इसी घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के फलस्वरूप उड़ीसा और बिहार से अलग कर दिया गया। याद रखो दोस्तों, मैंने दो डेट लिखा, एक लिखा 12 दिसंबर 1911, इसमें दिल्ली में जो भी शाही दरबार हुआ था बिहार उड़ीसा के प्रांत से, मैंने बंगाल से पृथक करने के बारे में बात किया। इसके बाद मैंने किया 1 अप्रैल 1912, और ये 1 अप्रैल 1912 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसके विभाजन के फलस्वरूप जो उड़ीसा और बिहार वाला जो क्षेत्र था उसे अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर आपसे कुछ पॉइंट पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि बंगाल से जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो आप बोल सकते हो 1912। अगर मैं लिख दूं बंगाल से विभाजन तो मैं क्या बोलूंगा 1912। अगर मैं बात कर दूं कि जो बिहार और उड़ीसा का विभाजन, या फिर आप बोल सकते हो कि 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। कब अलग बना, मतलब कौन कौन सा मैंने बोला, तो दो चीज मैंने बोला, बिहार और उड़ीसा। 22 मार्च 1936 को बिहार और
उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको पता होगा कि हमारी आजादी मिली 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा। तो स्वतंत्रता के बाद जो है एक और विभाजन बिहार का होता है, जैसा मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, वो है 15 नवंबर 2000। मैं इसे हटा दे रहा हूं दोस्तों। 15 नवंबर 2000 की घटना मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, याद रखना उत्तराखंड वाले एपिसोड में। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ एक नया राज्य जिसका नाम था झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को स्वतंत्रता के बाद एक और विभाजन बिहार का होता है, और झारखंड के अलग हो जाने के बाद जो बिहार की मुख्य भूमि है, बिहार का जो मुख्य भूमि है वो मुख्य रूप से नदियों के मैदान और कृषि योग्य समतल भूभाग हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। याद रखो 3 फरवरी 1916। आपको ये याद नहीं रखना है दोस्तों, है ना, आपको ये याद रखना है 1916, है ना। बेसिकली आपको मैं हटा दे रहा हूं इसे, इसकी जगह पर आप इस्तेमाल करो 1916। तो 1916 में क्या हुआ था, पटना हाईकोर्ट। किसी बच्चे ने कहा कि लाल रेड मार्क से नहीं दिखता है, सॉरी, बट मैं लिख रहा हूं पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916। और पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1917। तो दोस्तों मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं अभी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 में, जबकि पटना यूनिवर्सिटी बना था 1917 में। अगर मैं उर्वरक उद्योग और तेल शोधक कारखानों की बात करूं, मैं इसे हटा दे रहा हूं। अगर मैं उर्वरक उद्योग, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होते हैं, उर्वरक उद्योग और तेल शोधक शाला जहां ऑयल प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। अगर उर्वरक उद्योग और तेल शोधक शाला की बात करूं तो ये कहां पर है आपका, तो बरौनी में। याद रखना दोस्तों कहां है, बरौनी। बरौनी कहां है, तो बिहार में। यहां क्या है, उर्वरक उद्योग, और क्या है, तेल शोधक शाला है। इसके अलावा अगर मैक्सिमम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एनएच पढ़ रहा था मैं, जो मैंने पहले भी लिखा था, वो याद रखना NH-31। अगर बोल दे कि सबसे बड़ा एनएच बिहार से संबंधित कौन है, मतलब मैक्सिमम लेंथ अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा लेंथ जो है वो एनएच कौन सा है, तो मैं बोलूंगा NH-31, जो बिहार में सबसे बड़ा एनएच है। और वो आपको बता दूं कि NH-31 जो 396 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, आप देख लेना एक बार, 396 किलोमीटर के आसपास है, जो सबसे बड़ा एनएच है बिहार का, वो है 31। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब चीजों को समझना। और अगर मैं बात करूं केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर का, है ना, थर्मल यानी केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। केंद्रीय सार्वजनिक ताप बिजली घर, सार्वजनिक ताप बिजली घर। अगर आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि केंद्रीय ताप बिजली घर कहां है, तो आप प्रसिद्ध जो है वो भागलपुर के निकट कहलगांव में। मैंने क्या नाम बोला, भागलपुर के निकट कहलगांव, भागलपुर के निकट कहलगांव। तो दोस्तों ये सब जो मैंने बताया वन लाइनर क्वेश्चन है, जो हमेशा बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, आप बीपीएससी में जाओ, आप बैठो तो उसमें देख सकते हो, आप बिहार सचिवालय में जाओ तो उसमें देख सकते हो, बिहार पुलिस में जाओ तो उसमें जा सकते हो, बिहार दरोगा जा सकते हो उसमें जा सकते हो, इन्फोसेंस वाले को जो आएंगे उनमें जा सकते हो। बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इसके अलावे हर एक एग्जाम में ये पूछे जा सकते। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को आप ड्रॉ करके रखना। तो दोस्तों मैं हटा दे रहा हूं इसे। अब मैं चलता हूं बिहार के अतीत की ओर, अर्थात आप बोल सकते हो कि जो प्राचीन काल में बिहार का इतिहास ना केवल हमारे वर्तमान में बल्कि प्राचीन और मध्यकालीन और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत में के समाहित है। मतलब प्राचीन हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम था। जैसा कि मैं यहां पर एजुकेशन सिस्टम को देख लूं तो जो शिक्षा का बड़े बड़े केंद्र हुआ करते थे वो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते। जैसे मैंने 3 विश्वविद्यालय का नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, और आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। दूसरा मैं नाम लिख दे रहा हूं उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और तीसरा मैं नाम लिख दे रहा हूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों मैंने 3 नाम लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किए थे।
दूसरा मैं बता रहा हूं उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में स्थित है, जिसकी स्थापना गोपाल, कहीं कहीं आपको अप्रमाणिक बुक में देवपाल का भी नाम आता है दोस्तों, पर आपको देवपाल नहीं याद रखना, ये गोपाल याद रखना, ठीक है। गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे ना, जब आप पढ़ोगे इतिहास में, देखो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोगों को, तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हो, ये गुर्जर प्रतिहार का हुआ करता था, बंगाल वाला क्षेत्र जो था पाल का हुआ करता था, और मुंबई महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र आपका हुआ करता था राष्ट्रकूट का। ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच एक संघर्ष हुआ था जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। तो ये इतिहास में आप पढ़ोगे। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां है दोस्तों? तो बिहार शरीफ में है। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां है दोस्तों? नालंदा में है। अब मैं चलता हूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, भागलपुर के निकट स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के जो संस्थापक थे, पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल। तो दोस्तों में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल, जो पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, और ये भागलपुर में। दोस्तों मैंने 3 विश्वविद्यालय का नाम लिया, और आपको बता दूं कि ये तीनों विश्वविद्यालय जो है, ये तीनों विश्वविद्यालय आपके बिहार में पड़ रहे हैं ना। मैंने क्या बोला? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में स्थित है। मैंने क्या बोला? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये कहां है? बिहार शरीफ में। मैंने क्या बोला? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका भागलपुर के निकट पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले थे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को बनाने वाले थे पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाने वाले थे धर्मपाल। आपको रोचक तथ्य इतिहास में जानकारी मिलेगी कि तीनों विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला जो शासक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। और आपको एक पॉइंट और भी बता दूं कि बख्तियार खिलजी एक ऐसा मुसलमान शासक था जो बिहार पे पहली दफा आक्रमण भी किया था। तो मैं इसको एक पॉइंट के अनुसार बता दूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं कि इस तीनों विश्वविद्यालय जो दिख रहा है, प्रमुख तीनों विश्वविद्यालय को तोड़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बख्तियार खिलजी। तो आपको बता दूं कि ये जो बख्तियार खिलजी है, ये बख्तियार खिलजी जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ था। मोहम्मद गौरी का सेनापति और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। तो दोस्तों मैं इतिहास में बहुत ही अच्छे से इसको आपको ड्रॉ करूंगा, क्योंकि जो आपका गौरी रहता है, मोहम्मद गौरी पहले, और उसके बाद जो आता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए मोहम्मद गौरी के समय में ये सेनापति होता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ये सहायक सेनापति होता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी पूरे विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय जाता है। तो याद रखना दोस्तों, बख्तियार खिलजी। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए और आप लोग सभी लोग इसका फायदा बखूबी ढंग से उठा पाए और आप अपने मंजिल की तरफ प्रशस्त हो पाए। तो मैं चल रहा हूं बिहार की ओर, और मैं अब अगला पॉइंट चलता हूं प्रमुख शिक्षा केंद्र जो प्राचीन काल में बिहार की स्थिति थी, उसके अलावा प्रमुख पर्यटन स्थल की ओर। प्रमुख पर्यटन स्थल की ओर अगर मैं प्रमुख पर्यटन स्थल जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी बात करूं, तो मैं सबसे पहला नाम ले लेता हूं सोनपुर। और आपको बता दूं कि ये सोनपुर जो बिहार राज्य में स्थित है, ये सोनपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सोनपुर एक जगह है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार का मेला है, तो पशु मेला है। और ये कहां पर है? सोनपुर में। और सोनपुर कहां है? तो बिहार में, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में आपको विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी आएगा, तो वो सोनपुर आता है। इसके अलावा मैं बात करूं पटना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था पटना पाटलिपुत्रा के नाम से, जिसका स्थापना जो आता है श्रेय वो उदयन का नाम आता है। इसके अलावा इसे पाटलिपुत्रा, पालीब्रोथा, पुष्पपुरी या कुसुम नगर के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पपुरी, कुसुम नगर के नाम से भी पटना को जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बोध गया, आपको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया, गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो था पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। आपको बता दूं कि पीपल का जो पत्ता होता है वो पत्ता का आकृति हमारे दिल के शेप का होता है। ज्यादा खुश मत होना दोस्तों कि मैंने दिल बना दिया है, ठीक है। तो दिल जो होता है हार्ट उस शेप में होता है,
और ये जो होता है जो हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और वो भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, 3 लोगों को मिली थी, ये बाद में मैं बताऊंगा। तो ये 1904 में शुरू जो हुआ था भारत रत्न, उसी से मिलता जुलता है ये मेडल जो आपको दिया जाता है। एनीवे, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल अपने पॉइंट पे आता हूं। बोध गया में एक पीपल पे वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहेगा दोस्तों? बोधि वृक्ष कहा गया। इसके अलावा मैं चलता हूं अगला, वैशाली। मैं इसे हटा दे रहा हूं या फिर यहां लिख दे रहा हूं वैशाली, आप लोग नोट करना। वैशाली, वैशाली जो जिला आप हाजीपुर वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हो, तो वैशाली जैन धर्म जो थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर मतलब रास्ता दिखाने वाला, मैं इतिहास में बताऊंगा। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे, जिसका नाम था महावीर, वर्धमान महावीर, है ना। तो वो जो महावीर थे, वो महावीर का जन्म इसी वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान है ये, महावीर का जन्म स्थान वैशाली। इसके अलावा मैं हटा दे रहा हूं इसे। सोनपुर जान रहे हो, पटना, बोधगया, वैशाली का चर्चा कर दिया मैंने। प्रमुख पर्यटन स्थल के अंतर्गत मैं आपको आगे बताऊं तो एक जगह ले लेता हूं, पावापुरी। ये पावापुरी जो आप है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है महावीर, वो महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी, निर्वाण मतलब मृत्यु, मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। इसके अलावा मैं चलूं तो मुंगेर, मुंगेर से बच के रहना दोस्तों, क्योंकि यहां पर बम वगैरह का कारखाना बहुत प्राचीन समय से देखने को मिलता है, आधुनिक भारत में बहुत फेमस रहता है। तो मुंगेर जो एक और आप देखोगे कि बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, मैं यहां लिख दिए रहा हूं, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसकी राजधानी हुआ करती थी ये मुंगेर। इसके अलावा मैं बात करूं सासाराम, देखो आप जान रहे होगे सासाराम, ये सासाराम कहां है? तो सासाराम बिहार में है। और ये शेर शाह सूरी जो थे, जब आप मेडावल हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें बाबर पढ़ोगे, हुमायूं पढ़ोगे, और बाबर हुमायूं के बाद अकबर पढ़ोगे, है ना। अकबर और हुमायूं के बीच का जो काल होता है उसमें शेर शाह सूरी आएंगे। तो शेर शाह सूरी का जो किला और मकबरा है, शेर शाह सूरी का किला और टॉम मकबरा जो है वो आपका सासाराम है। और ये सासाराम किस राज्य में है? तो बिहार में। इसके अलावा एक बिहार शरीफ जो मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, बिहार शरीफ, ये मुस्लिम का प्रमुख केंद्र के रूप में, मुस्लिमों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, मुस्लिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र। तो दोस्तों, मैं जो अभी चर्चा किया हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बिहार से रिलेटेड इतिहास, भूगोल, सभी से मैंने तथ्य के बारे में बताया, और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों में कुछ पॉइंट जिक्र कर देता हूं। जैसा कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहार में लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, वो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप लोग जान रहे होंगे लोकसभा सीट की संख्या कितनी है भाई? तो 40 है। अगर आप देख रहे होगे राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाओ, मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, अगर विधानसभा हो तो विधानसभा में इसकी संख्या कितनी है? 243। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करो, यानी विधान परिषद की बात करो, तो विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75। ठीक है। इसके अलावा बिहार के कुल क्षेत्रफल पर वन का बात करें, यानी बिहार के कुल क्षेत्रफल का, यानी कुल टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, कुल क्षेत्रफल का अगर वन का बात करें, कुल क्षेत्रफल का अगर वन का बात करें, तो इसमें 7299 7299 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.75%। मैं यहां लिख दे रहा हूं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.75% वन जो है वो आपको बिहार में प्राप्त होंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिहार पर जो सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक था, कौन था? बख्तियार खिलजी। ये सब क्लियर है। इसके अलावा यहाँ का चीफ मिनिस्टर आप लोग जान रहे होंगे कौन है? नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रूप में जाने जाते हैं। जो न्यायमूर्ति है, जो जस्टिस है, वो नए बने हैं, याद रखिएगा, संजय कराले। संजय कराले, ये चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, बिहार जो पटना उच्च न्यायालय है उसके जो प्रमुख न्यायमूर्ति जो हैं वो हैं आपके संजय कराले, याद रखिएगा, ये हमारे बिहार के हैं। और इसके अलावा राज्यपाल की बात करूं तो फागू चौहान, आप लोग जान रहे होंगे फागू चौहान। इसके अलावा
इसके राजकीय चिन्ह, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट में लिखा कि सर राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह के वगैरह में बात करें। जैसे आप बिहार का राजकीय राज चिन्ह के बारे में बात करो तो बोधि वृक्ष है, वृक्ष ले लो तो पीपल है, पुष्प के रूप में ले तो गेंदा है, पशु ले लो तो बैल है, पक्षी ले लो तो गौरैया है, राजभाषा ले लो तो मैंने बताया ये हिंदी है, उर्दू है। अब जो है तीसरा राजभाषा आपका भाई बिहार का वो मैथिली बन चुका है। इसके अलावा पर्व ले लो तो महापर्व के रूप में छठ मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर मछली वगैरह का बात करो तो मांगूर है। तो ये सारा चीज जो है छोटी छोटी पॉइंट्स है जो हमेशा फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिहार स्पेशल मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, और जब मैं बिहार स्पेशल आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें हर एक चीजों के बारे में व्याख्या करूंगा जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बिहार से संदर्भ होगा। फिलहाल आप लोग जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट होंगे, जो भी पीटी मेंस के कैंडिडेट होंगे, इस सारे बिहार के बारे में जो मैंने बताया आप लोग देखोगे, बढ़िया से मैप वाइज उसको पढ़ोगे, और उम्मीद है कि इसमें आपके बीपीएससी में काफी कारगर साबित होगा। तो दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा जीके जीएस जीए के लिए आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारा टॉपिक था वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ राज्यों के बारे में बताना, और आज मैं सिर्फ बिहार के बारे में बताया हूं। अगला जो मैं राज्य चलूंगा, अगले राज्य झारखंड की तरफ मैं चलूंगा और उससे रिलेटेड मैं तथ्यों को बताऊंगा। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि अपनी जो क्लास है, ये लेक्चर को यहीं पर समापन करूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो निस्संदेह रूप से आप लोग लाइक करना, क्योंकि आपकी एनर्जी ही हमारी एनर्जी है। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से और दावा भी करता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों का एनर्जी हमारे साथ है और मैं अभी आपके साथ हूं, किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप लोगों को दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं उसका थोड़ा देर सवेर जब भी मैं देखूंगा तो कमेंट बॉक्स का रिप्लाई मैं जरूर देता हूं, सभी बच्चों को दिया हूं और देते रहूंगा। तो दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए जीके जीएस जीए इतना आसान, इतना सहज कर दूंगा कि हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछे जाएंगे उसके लिए आप तैयार रहोगे। तो दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को फिर से एक बार बोल दूं कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा पसंद आया हो और लग रहा हो कि और भी मजेदार होना चाहिए तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि उससे आपको पहले वीडियो मिल जाएगी और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो आप अगर पहले के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले के वीडियो को भली भांति देखें, अच्छे से देखें, और अभी टारगेट बनाकर आप धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से तैयारी करें। मंजिल वो दूर नहीं होगी जब आप अपने मंजिलों को प्राप्त करेंगे, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो सलाह, सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए सदैव तत्पर है। तो दोस्तों अब मैं यहां अपना सभा स्थगित करना चाहता हूं। तो ओके।